प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स। ये जो सब्जेक्ट है बीटेक का 7 सेमेस्टर है ना, बीटेक 7 सेमेस्टर्स का कॉमन पेपर है ना, कॉमन पेपर है फॉर सिविल इंजीनियरिंग। चाहे आप किसी भी कॉलेज से पढ़ते हो, आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज ए कॉमन पेपर के तौर पे एग्ज़ाम जो है देना ही पड़ेगा, है ना। कॉमन पेपर के तौर पे आपको जो है इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपका होगा उसमें आप पास हो पाएंगे, अदरवाइज आप जो है इसमें पास नहीं हो पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 16 मार्च से जो है कर दिया गया है ना। पहले ये 5 मार्च से एग्ज़ाम था, लेकिन अब जो है 16 मार्च से एग्ज़ाम डेट कर दिया गया है। आज आपका जो है 13 मार्च है ना। तो आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है ये है कॉपीराइट, है ना। कॉपी राइट एक्ट एंड ट्रेडमार्क, है ना। कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रेरा एक्ट, रेरा एक्ट 2017, ठीक है। इसमें आपका इसका फीचर्स भी आप ध्यान रखिएगा कि इसका फीचर्स क्या है और क्यों इसे जो है बनाया गया था, है ना। रेरा एक्ट आखिर इम्प्लीमेंट करने का रीजंस क्या था, ये भी जो है आपको पढ़ लेना है। ओके। तीसरा क्वेश्चंस आपका है विस्टिल ब्लोइंग, विस्टिल ब्लोइंग, विस्टिल ब्लोइंग एंड विगिल मैकेनिज्म, एंड विगिल मैकेनिज्म, है ना। विस्टिल ब्लोइंग एंड विगिल मैकेनिज्म, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे आपका जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एंड इट्स एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज of various types types of arbitration, है ना। अलग अलग आर्बिट्रेशन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये जो है आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। मतलब इसको भी आपको जो है रीड कर लेना है, समझ लेना है कि क्या होता है, ताकि अगर सेमेस्टर एग्जाम्स में आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इससे रिलेटेड जो जवाब है वो प्रॉपर तरीके से दे सकें। ओके। 4 क्वेश्चंस हो गया। पांचवा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, है ना। पांचवा क्वेश्चंस हो गया आपका स्टेक होल्डर, वेरियस स्टेक होल्डर्स, है ना। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उसके बारे में जानना और उसको एक डिटेल में, जैसे क्लाइंट हो गया, ऑनर हो गया, गवर्नमेंट हो गए, है ना, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि कोई वर्कर हो गया, है ना। मतलब जो भी स्टेक होल्डर है उससे के बारे में पढ़ लेना है। मतलब स्टेक होल्डर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं आपके, वो सारे के सारे पढ़ लेना है ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सको। देखो डियर, एग्जाम में अभी ये जो लास्ट ईयर है ना, ये लास्ट ईयर ही आपको जो है एक बूम ऊंचाई तक पहुंचाएगा। नीचे आप हो लेकिन ये ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर ले जाने का काम ये लास्ट ईयर का ही है। इस लास्ट ईयर में 7 सेमेस्टर सबसे ज़्यादा रोल निभाता है, क्योंकि इसमें आपका प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप दोनों इंक्लूडेड होता है बिहार के सिलेबस में। तो आपका ये बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है अगर आप इस सेमेस्टर में अच्छा नंबर लेकर आ जाते हो तो। 8+ या 8.5 या 9 CGPA इसमें लेकर आ जाते हो, पहले से 6-7 था, तो भी आपका एवरेज डेस्टिनेशन जो होता है 75% वो आप पार कर सकते हो। लेकिन फाइनल ईयर में
यानी सेवन्थ सेमेस्टर और एट्थ सेमेस्टर, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेशनल इथिक्स, है ना, प्रोफेशनल इथिक्स एंड इट्स फीचर इट्स फीचर्स। प्रोफेशनल इथिक्स क्या होता है, कितने तरीके के प्रोफेशनल इथिक्स होते हैं और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये आपको जान लेना है, समझ लेना है। ओके, उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चंस में आपको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से उसमें लॉ में पार्ट, वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उसके बाद आपका सीक्रेट ट्रेडमार्क, इस तरीके से कई सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गए, है ना। आपका कोलैबोरेशंस वाली पार्ट हो गई कि कौन सी चीज़ें कितना तक जो है आप कोलैबोरेट कर सकते हो, है ना। तो ये सारे का क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, उसका हिस्ट्री ओरिजिन कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें आपको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ की जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेना है। ओके, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चंस में आप जो है नेशनल बिल्डिंग कोड, है ना, नेशनल नेशनल बिल्डिंग कोड्स, जो नेशनल बिल्डिंग कोड्स है, देखो पुराना नेशनल बिल्डिंग कोड भी है और 2017 में नया भी आया था, तो पुराना वाला भी आपको पढ़ लेना है, नेशनल बिल्डिंग कोड पुराना वाला, और नेशनल बिल्डिंग कोड जो 2017 में आया था वो, मतलब दोनों को आपको कंपैरिजन करके पढ़ना होगा। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, उन टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो 100% आपका एग्जाम में जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरा क्या है, मेरा काम है बस आपको सजेशन देना, मैंने आपको सजेशन दे दिया। अब आपको पूरा करना है या नहीं करना है ये आपके एंड में है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात किया जाए तो ये आपका पेटेंट एक्ट के बारे में, है ना, पेटेंट पेटेंट इन इंडिया, है ना। पेटेंट एक्ट कैसे आया, है ना, कैसे दूसरों का अधिकार छीनने से रोकता है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे जो है पढ़ना है। जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि अपोजिशन फॉर ग्रांटिंग एनी पेटेंट इन इंडिया, मतलब कैसे अपोजिशन कर सकते हैं किसी को भी अपनी चीज़ों को चुराने से। मान लो कोई कोई व्यक्ति है जो एल्यूमिनियम का खोज किया, अब कोई और कहे कि नहीं हम खोज किए हैं, तो अगर आपने अधिकार ले रखा है तो भाई आपके नाम से है। और जो पेटेंट होता है मिनिमम 20 साल का होता है, मतलब आप जो ड्यूरेशंस लेंगे पेटेंट का वो 20 साल तक ही लेंगे, उसके बाद फिर से 20 साल के बाद आपको रिन्यू करवाना होगा अपना पेटेंट को कि भाई मैं इसको आगे की ओर प्रोसीड करना चाहता हूँ, है ना, इसमें अभी भी मेरा ही अधिकार है, इसमें और हम खोज कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें, तो वो चीज़ें आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका यहाँ पे आ जाता है टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट, है ना। टेंडर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे जो है टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में आपको समझ लेना है, या फिर टेंडर डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर्स क्या होता है, कैसे हम लोग टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रोसेस क्या होता है टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने का, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर टेंडर डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से सप्लीमेंट्री होती है, वो चीज़ें। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चंस में अगर बात किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट या प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर्स होता है एंड इट्स टाइप, और कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ये भी जो है आपको समझना जरूरी है ना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद आपका जो है
कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगला क्वेश्चन है, या एक तरीके से टॉपिक कर सकते हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी जो है आपको पढ़ लेना है। ओके, एंड लास्ट चीज़ें जो है आप लोक अदालत के बारे में, लोक अदालत है ना, लोक अदालत के बारे में भी जो है पढ़ लीजिएगा कि लोक अदालत का क्या इंपॉर्टेंस है फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, है ना, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अगर हुआ तो उसे रिजॉल्व करने में क्या इंपॉर्टेंस होता है लोक अदालत का, या क्या मीनिंग होता है लोक अदालत का। ये तो ये 13 क्वेश्चंस या 13 टॉपिक, सब टॉपिक मैंने बताया जिससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें पूछे जा सकते हैं, है ना। अगर आप इसका नोट्स, है ना, नोट्स या लेक्चर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी डाउनलोड करें इंजीनियर प्लस ऐप को, इंजीनियर प्लस ऐप, है ना। इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स और लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और दिए जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस को लेकर आपको डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।